हेलो बच्चों, देव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो तक हमने स्टडी कर लिया था। लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का बचा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो आप लोगों को अगर प्रीवियस टॉपिक तक किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स करके आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं अपने, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी आपके आंसर देने का प्रयास करूँगा। और आज का टॉपिक हमारा है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो आज चलिए उसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है कोरोजन, कि कोरोजन एक्चुअली में होता क्या है। तो ज़रा ध्यान से देखें कोरोजन के बारे में। आपने आज तक कोरोजन के बारे में सुना होगा कि अगर मॉइस्चर, ऑक्सीजन और आयरन, ये तीन चीज़ अगर होती हैं तो कोरोजन हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने ये सुना होगा बेटा। केवल और केवल कोरोजन आयरन में ही नहीं होता है, बहुत सारे मेटल्स में होता है। और उसकी एक्चुअल डेफिनेशन आयरन मेटल, ऑक्सीजन और मॉइस्ट मतलब पानी, यही नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। आप लोगों ने बहुत ही छोटे स्तर पर कोरोजन को स्टडी किया है। तो आज हम एक उसकी जनरल डेफिनेशन समझेंगे, जिससे आपके कोरोजन के कॉन्सेप्ट हर तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन के बारे में आप समझ लीजिए कि कोई भी मेटल हो, ध्यान दें, कोई भी मेटल हो, किसी भी मेटल में अगर कोई भी गैस, ध्यान दें फिर से, कोई भी मेटल हो और कोई भी गैस, एयर में पाई जाने वाली कोई सी भी गैस आकर के अगर मेटल के ऊपर अगर डिपॉजिट हो जाती है, मेटल के ऊपर आकर के अगर एक लेयर फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है। अब अपने आप तो आकर के डिपॉजिट होगी नहीं, कुछ इसमें कंडीशंस रहेंगी, कुछ इसमें एक्सटर्नल कंडीशंस रहेंगी। जैसे आयरन में ऑक्सीजन आकर के डिपॉजिट होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में होता है। और तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर कि मेटल है, कोई सा भी मेटल हो, कोई सी भी गैस है, गैस अगर आकर के मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, या फिर कोई दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर हो, उसकी वजह से अगर गैस आकर के अगर मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, तो बेटा उसी को मेटल का कोरोजन कहते हैं, उसी को कोरोजन कहते हैं। तो यही डेफिनेशन होती है मेटल की। सर ठीक है, हमने मान लिया आपके कहने पर कि कोरोजन का डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन ये है कि कोई सा भी मेटल हो, उसके ऊपर आकर के अगर गैस किसी भी एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है तो वो मेटल का कोरोजन होता है, ठीक है। ये हमने मान लिया। फिर सर आप ज़रा ये बताइए, हमने तो आयरन के बारे में सुना हुआ है कि अगर जैसे मान लीजिए लोहा है, आयरन है, और आयरन का रिएक्शन यानी आयरन के ऊपर अगर ऑक्सीजन आकर के डिपॉजिट हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में। अब ये मुझे नहीं पता कितने मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कितने भी हो सकते हैं, और यहाँ पर मैं अभी इसे बैलेंस भी नहीं कर रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान देना। तो आप लोगों ने इसका एक फॉर्मेशन देखा होगा कि Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड डॉट NH2O या XH2O, जो भी आप लोग जानते हैं, और आप लोग इसी को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। इसी को ही आप लोग रस्टिंग बोलते हैं, या फिर आप लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। तो सर हम तो अभी तक ये जानते थे कि कोरोजन ये होता है, क्योंकि हमने अभी तक साइंस में जो पढ़ा है कोरोजन के बारे में, तो कोरोजन ये होता है। एक्चुअली में कोरोजन क्या ये होता है क्या? कोरोजन ये एक टाइप है कोरोजन का, इस चीज़ को समझें, ठीक है ना। कोरोजन का एक टाइप है। कोरोजन जनरली ये होता है कि कोई सा भी मेटल हो, कोई सी भी गैस हो, अगर आकर के किसी एक डेफिनेट गैस, डेफिनेट मेटल के ऊपर आकर के अगर डिपॉजिट हो रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, देन दिस टर्म इज नोन एज कोरोजन, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने बोला कोई सा भी मेटल हो, तो इसमें एक स्पेसिफिक मेटल है जो कि है आपके पास में आयरन। यहाँ पर एक स्पेसिफिक गैस है जो कि है एयर में पाई जाने वाली ऑक्सीजन। यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंडीशन है जो कि है आपके पास में वाटर मॉलिक्यूल्स, और इस वाटर मॉलिक्यूल्स की एक्सटर्नल फैक्टर की प्रेजेंस में
ऑक्सीजन आकर के आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो रही है, तो यहाँ पर जो एक लेयर बन रही है, आयरन के ऊपर एक ब्राउनिश कलर की एक लेयर बन रही है। ध्यान देना बेटा, ये जो मेटल है यानी कि आयरन है, आयरन के ऊपर एक ब्राउनिश कलर का एक लेयर फॉर्म हो रहा है, एक ब्राउनिश कलर का एक लेयर फॉर्म हो रहा है। तो ये जो ब्राउनिश कलर का जो लेयर फॉर्म हो रहा है, ये क्या है सर? पहले कैसा कलर था? पहले स्लेटी कलर था इसका, आयरन का जैसा एक फ्रेश आयरन नील का या फ्रेश आयरन आर्टिकल का जैसा भी ये कलर होता है, स्लेटी जैसे बोलते हैं। उसी प्रकार से जब इसमें रस्टिंग हो जाती है, जब इसमें कोरोजन हो जाता है, तो इसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर आ जाती है। यहाँ पर कलर में चेंज हो गया। कलर चेंज हमारा बताता है कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है, और केमिकल रिएक्शन हुई है और यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है। अच्छा, तो सर ये कोरोजन हो गया, ठीक है। सर कोरोजन के एडवांटेजेस क्या है? बेटा एडवांटेजेस तो जहाँ तक मुझे पता है कोरोजन का कोई एडवांटेजेस नहीं है। इसका डिसएडवांटेज जरूर होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो भी मेटल होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, अगर उसके ऊपर आकर के कोई भी गैस अगर डिपॉजिट हो जाती है या फिर उसका कोरोजन हो जाता है, दूसरी लैंग्वेज में अगर हम बोलें कि वो उसका कोरोजन हो जाता है, तो उसकी वजह से जो मेटल की पहले स्ट्रेंथ थी उतनी स्ट्रेंथ अब नहीं है, या फिर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा वीक होती जाएगी। उदाहरण के लिए आप लोग ऐसे समझें कि एक ये लोहे का एक गेट है, इसमें मैंने पानी के बौछार डाल दी है, पानी की इस पर कुछ बूंदें हैं और हवा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आएगी, तो इसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर ले आई। फिर कुछ महीनों के बाद में ये कोरोजन इंटरनल लेयर्स के अंदर तक घुसती जाएगी। और कोरोजन का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि कोरोजन क्या करती है, मेटल को इंटरनली ब्रेक करती है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जो अच्छी तरीके से एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, तो उनके इंटरनल बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है। और इंटरनल बॉन्ड्स को जब वो ब्रेक कर देती है, तो इसकी वजह से जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी उस मेटल की ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे एक लोहा है उसकी ओरिजिनल फॉर्म में एक स्ट्रेंथ होती है कि भैया वो टूट नहीं सकता, या ट्राई टू बी हार्ड व्हेन यू वांट टू इट्स ब्रेक, है ना। अगर आपको उसे तोड़ना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर जब कोरोजन हो जाता है तो थोड़ा सा बस ऐसे छूना है और आधे से ज़्यादा जो दरवाज़ा है लोहे का वो आधे से ज़्यादा तो नीचे झड़ जाएगा। क्यों झड़ जाएगा? क्योंकि उसके इंटरनल पार्टिकल्स के जो बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हो चुके हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू कोरोजन इफेक्ट, ठीक है। तो ये कोरोजन ये करता है मेटल्स के साथ में, तो इसके एडवांटेजेस तो हो ही नहीं सकते, मेरा जहाँ तक मानना है इसके डिसएडवांटेजेस ही होते हैं। अच्छा सर ठीक है, आपने एक जनरल डेफिनेशन बताया, मेटल जो होता है, मेटल के ऊपर अगर गैस डिपोजिशन हो जाती है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर इज नोन एज कोरोजन, और ये उसका एक टाइप है कि आयरन, अगर मान लीजिए वो मेटल कौन है, आयरन है, वो गैस कौन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर जो कोरोजन होगा, इस कोरोजन का नाम होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। इस कोरोजन को हम कहेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। आप सर हमें कोई दूसरे मेटल का भी बताएं, क्योंकि ये चीज़ तो हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, इसका तो हमें पता ही है, हमने तो इसी को ही कोरोजन माना है, हम तो दूसरे किसी मेटल के बारे में अगर सोच भी नहीं सकते। हमारा तो सोचने का दायरा इतना नैरो हो चुका है, इतना छोटा हो चुका है। तो प्लीज़ यू ट्राई टू बी एक्सपेंड अवर थिंकिंग पावर, ठीक है ना। तो आप हमारा सर सोचने का दायरा बढ़ाएं, और वो कैसे बढ़ेगा? जब आप एक आध एग्जाम्पल बताएंगे, इसी से रिलेटेड एक ऐसा और मेटल बताएं या एक दूसरी गैस और बताएं जिसमें गैस डिपॉजिट हो रही हो आकर के, और आप उसको सीधे सीधे आप उसको बोल सकते हो कि भैया देखो ये भी कोरोजन ही है। ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या? चलिए देखते हैं। तो ज़रा ध्यान दें, मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ, एक नॉर्मल सा मेटल बताता हूँ जो आप लोगों ने अपने घरों में ही देखा होगा, फील किया होगा, देखा होगा, ऑब्जर्व किया, पर उस तरीके सोचा नहीं, कभी नहीं सोचा। तो आप ज़रा बताते हैं। बेटा पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि फिर मैं आपको दूसरा मेटल और गैस बताता हूँ। ध्यान देना, यहाँ पर दूसरा मेटल मैं मान के चलता हूँ, मैं कॉपर ले लेता हूँ, ठीक है। ध्यान देना बेटा, अगर आप क्या करते हैं, कॉपर यानी कि तांबे का बर्तन, जो सुबह के समय पे हम सूर्य भगवान को जो जल अर्पित करते हैं, वो वाला कॉपर का बर्तन। तो कॉपर में
कॉपर को हम अगर लंबे समय के लिए अगर ऐसे ही छोड़ दें, उसको साफ नहीं करें, उसको क्लीन नहीं करें और उसको रख दें, तो वो एयर के प्रेजेंस में, एयर में तो ऑक्सीजन होती है, तो एयर में ऑक्सीजन होती है, यहाँ पर देखो मेटल डिफरेंट हो गया है ना, यहाँ पर गैस ऑक्सीजन ही है, तो एयर की प्रेजेंस में, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो उसकी प्रेजेंस में ये क्या होता है, ऑक्सीजन लेयर आकर के कॉपर से जुड़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बनता है कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। अब ध्यान देना, तो सर ये क्या कॉपर ऑक्साइड जो ये बना है, क्या ये कोरोजन है, कह सकते हो आप। अभी देखो मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्रॉपर तरीके से कैसे कोरोजन हुआ। अब देखिए आप लोग, अगर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमें जैसे कॉपर ऑक्साइड मिल गया था, तो इसको भी कोरोजन कह सकते हैं, और इसके अंदर मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। आप एक काम करना, तांबे के बर्तन को जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो उसके ऊपर कुछ पानी की बूंदें लगी हुई रह जाएंगी, उस लोटे को वहीं रख देना, हवा वाली जगह में रख देना, और उस पर पानी की बूंदें होनी चाहिए, और आप उसको क्लीन मत करना, उसको साफ मत करना, उसको टच मत करना, उसको कुछ दिनों के लिए रख देना। 7 से 8 या 10 दिनों के बाद आप देखोगे कि कॉपर की लेयर के ऊपर ग्रीन कलर के स्पॉट्स पड़ चुके हैं, और ग्रीन कलर के स्पॉट्स वहीं पड़े होंगे जहां पर कॉपर के ऊपर पानी की बूंदें थीं, क्योंकि कॉपर की बूंदें, पानी की बूंदें कॉपर के ऊपर जो प्रेजेंट थी, वो पानी की बूंदें एक्सटर्नल फैक्टर का काम करती हैं, जो एयर में पाई जाने वाली ऑक्सीजन को इसके साथ में जोड़ने का काम करेगी। सर ऑक्सीजन ही जुड़ती है क्या, दूसरी कोई गैस नहीं जुड़ती? भाई बताता हूं, जरा ध्यान दें। ये कॉपर ऑक्साइड बनाया है अभी तो अपन ने, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जो एयर के अंदर पाई जाती है, वो भी इसमें आकर के जुड़ जाती है, और किस तरीके का एक फॉर्मेशन होता है, ग्रीन लेयर कौन कौन से प्रोडक्ट से मिलकर के ग्रीन लेयर बनती है, क्या प्रोडक्ट होते हैं उस ग्रीन लेयर के पीछे, वो बताता हूँ। ये तो जस्ट मैंने आपको बताया कि कॉपर में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है आकर के तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। अब आप ओरिजिनल देखें कि एक्चुअली में कॉपर जो ग्रीन कलर की जो लेयर आता है उसमें किस तरीके की रिएक्शंस होती हैं, तो जरा ध्यान दें। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जैसे ये कॉपर है, कॉपर के ऊपर अगर मान लीजिए पानी की बूंदें हैं, तो भाई पानी की बूंदें भी हमें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब एयर के अंदर मैंने बताया आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, और एयर के अंदर तो ऑक्सीजन भी पाई जाती है। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, पर बेटा हर मेटल कुछ ही गैसों के साथ में रिएक्ट करता है, वो सभी गैसों से रिएक्ट नहीं कर सकता ना। तो अब जरा देखें, यहाँ पर जब ये कॉपर पानी की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने पर ये बनाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और इसके साथ में एक प्रोडक्ट और बनेगा, कॉपर कार्बोनेट। अब जरा ध्यान दें, सर ये बैलेंस नहीं दिख रही है हमको, जरा आप इसे बैलेंस कर देते तो सर शायद काम बन जाता। तो मैं बेटा इसको आपके लिए बैलेंस कर देता हूँ। आपने कैसे कर लिया, मैंने पहले ही बोला है कि मेरा प्रीवियस वीडियो आप जाकर के देखें, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये बैलेंस मैंने कैसे किया। तो यहाँ पर आप ऐसा समझ लें कि कॉपर था, कॉपर के ऊपर पानी की बूंदें थी, जो मैंने आपको बोला था कि जब आप जल अर्पित करते हैं तो उसके ऊपर कुछ पानी की बूंदें रह जाती हैं, और पानी की बूंदें रह जाने की वजह से क्या होता है, वो एयर में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। सर अभी तो आपने ऊपर बताया था कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो बेटा आप ये जो मैंने रिएक्शन लिखी हुई है, ये मैंने एक बार में पूरी की पूरी रिएक्शन लिख दी है। आप लोगों को अगर मैं ध्यान से बताऊं तो जरा ध्यान दें, ये कॉपर है, ये ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पर अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स लेके आ जाऊँगा, ध्यान देना, तो आप लोगों को अभी समझ में आएगा। जैसे ये कॉपर है, ये ऑक्सीजन है, ये दोनों मिला करके ये कॉपर ऑक्साइड बनाया।
अब कॉपर ऑक्साइड अगर मैं ले लेता हूँ, कॉपर ऑक्साइड जो बन चुका है, तो उसके साथ में कॉपर के ऊपर पानी की बूंदें भी हैं, कॉपर की पानी की बूंदें भी अगर आ गई इसमें, तो कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा, पानी की बूंदों के साथ में रिएक्ट करा करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये एक अलग रिएक्शन हो जाएगी, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन कलर आता है। अच्छा, इसी में अगर मान लीजिए यहाँ पर सर अगर क्या होता, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन गैस ना होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड होती तो क्या बनता, तो देखो सर कॉपर तो था ही, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती तो कॉपर कार्बोनेट भी बन जाता, कॉपर कार्बोनेट भी बन जाता। इसीलिए मैंने उन जितनी भी पॉसिबल रिएक्शंस होती हैं उनको अलग अलग स्प्लिट करके ना बताते हुए आपको एक सिंगल रिएक्शन में बता दिया है। तो इसलिए अगर आपको कन्फ्यूजन अगर लग रहा हो तो इस वाली रिएक्शन को आप ना स्टडी करें, आप इस वाली को देख लें कि कॉपर जो है, कॉपर अगर पानी की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसकी वजह से कॉपर के ऊपर दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें से एक होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और दूसरा होता है कॉपर कार्बोनेट। सर ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का सर जो सब्सटेंस जो प्रोडक्ट के रूप में जो बन रहा है सर, उसी की वजह से क्या उस कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर बन रहा है, हाँ उसी की वजह से उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर बन रही है, ठीक है। तो यही एक रेस्पॉन्सिबल रीजन है इसके पीछे कि ये एक ग्रीन कलर का लेयर बना रहा है। अब आप लोग खुद देखें कि जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी कोरोजन की, उसमें मेटल होना चाहिए, यहाँ पर मेटल दूसरा हो गया, यहाँ पर गैस होनी चाहिए तो देखो यहाँ पर गैस भी दूसरी हो गई, और मैंने एक्सटर्नल फैक्टर बताया था तो देखो यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर पानी हो गया। तो इसकी वजह से सर यहाँ पर कुछ बन रहा है, हाँ बन रहा है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं और इनकी वजह से क्या होता है, इसका कलर कैसा हो गया, इसका कलर हो गया ग्रीन। समझ में आया? तो ये भी एक कोरोजन है। सर चलिए हमने ये तो समझ में आ गया कि कोरोजन क्या होता है। अगर हमसे कोई ये पूछे कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या होता है, यानी कि कोरोजन से हम कैसे बचें बेटा बहुत सारे मेथड्स होते हैं, गैल्वनाइजेशन होता है, ऑयलिंग होता है, ग्रीस फॉर्मेशन होता है, ग्रीस की एक लेयर बना दो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एनोडाइजिंग होता है। ये सारे तरीके वो होते हैं जिसकी वजह से जो मेटल हम चाहते हैं उसको कोरोजन ना हो या उसके साथ में कोरोजन वाली प्रोसेस ना हो, तो ये सारी प्रोसेस करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से कोरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अच्छा सर एक और चीज़ बताइए, तो एक्चुअली में आप कर क्या रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं बेटा आपको छोटा छोटा बता देता हूँ, क्योंकि कोरोजन के बारे में डीपली में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 के अंदर बताऊँगा कि कैसे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन हम स्टेप्स को समझेंगे, कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन को स्टडी करेंगे। मैं जस्ट आपको इतना बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये मेरा जो व्हाइट बोर्ड है, ये मान लीजिए एक क्या है, मान लीजिए लेट्स सपोज कि ये क्या है, एक आयरन का एक बोर्ड है, लोहे का एक बोर्ड है, और मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है, किसी भी उसका पेंट कर दिया है। और पेंट करने के बाद में अब इसके बोर्ड के और एयर के एटमॉस्फेयर के बीच में कौन आ गया है, एक बीच में लेयर आ गई है जिसको हम कह रहे हैं पेंट। और वो पेंट क्या कर रहा है, बैरियर के जैसे काम कर रहा है। बैरियर के जैसे कैसे काम कर रहा है कि एटमॉस्फेरिक जो भी गैस है या जो भी हमारे पास में एक्सटर्नल फैक्टर यानी मॉइस्चर है, वो डायरेक्टली हमारी इंटरनल लेयर के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से हमारे जो मेटल्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं, कोरोजन उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं हो पाती। इतनी बात समझ में आई, ये मैंने बता दिया है। और कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके जरिए हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टडी करेंगे। अब इसके बाद में अगली टर्म आती है जिसको हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी, जिसे हम कहते हैं। रेंसिडिटी भी एक प्रकार से ऑक्सीडेशन ही है रेंसिडिटी भी एक प्रकार से ऑक्सीडेशन ही है। तो आप लोगों को ज़रा मैं ये समझा देता हूँ रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी के बारे में अगर आप लोगों को स्टडी करना है तो थोड़ा सा ठंडा दिमाग रखना होगा और इसको समझना होगा। और जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये तो बिल्कुल जैसा अभी तक पढ़ा है उसी से मिलता जुलता है। तो आप ऐसा देख लीजिए, जैसे कोई भी जैसे फूड आइटम्स होता है, फूड आइटम्स में अगर आकर के एयर में पाई जाने वाली ऑक्सीजन अगर क्या हो जाती है, रिएक्ट कर जाती है या उससे आकर के जुड़ जाती है, यानी कि फूड आइटम्स में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाती है या फिर बोल सकते हैं कि फूड आइटम्स का अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो इसी को कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिड का मतलब होता है सड़ा हुआ, गला हुआ, यानी कि जब हमारा खाना जो होता है वो सड़ जाता है, वो बदबू मारने लगता है, स्मेल उसकी प्रॉपर वे में नहीं होती,
तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छी स्मेल नहीं होती। तो इसका मतलब हमारे खाने के अंदर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो चुका है, और वही ऑक्सीडेशन कहलाता है रेंसिडिटी। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको इतना समझा दिया। अब मैं अगर आपको प्रॉपर कंडीशंस बताऊं तो इसमें भी ऑक्सीजन फूड आइटम्स में डायरेक्टली आकर के अटैच नहीं हो जाता है, इसके लिए भी एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं। और वो एक्सटर्नल कंडीशंस क्या होती हैं, देखो बेटा, कोरोजन में और रेंसिडिटी में और कोरोजन में एक ही डिफरेंस है कि कोरोजन मेटल्स के साथ में होता है, रेंसिडिटी फूड आइटम्स के साथ में होती है। ठीक है, और इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर है बेटा इस रेंसिडिटी को करवाने के पीछे टेम्परेचर, और दूसरा इसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर है ऑयल। आप ऐसा समझ लें इस चीज़ को, ज़रा अगर ध्यान से देखेंगे कि जब हमारा जो खाना होता है, बेटा, ज़्यादातर जो हमारा जो खाना पकता है या बना होता है वो बना किसका होता है, ऑयल की प्रेजेंस में उसको हम कुक करते हैं, बनाते हैं। तो वो ऑयल क्या होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब ध्यान देना, आपने देखा होगा जब कभी आप गर्मियों के दिनों में समर टाइम पे जब आप क्या करते हैं, जब खाना बनाते हैं और उस खाने को आप रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना भूल जाते हैं क्योंकि उसमें टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। आपने अपने किचन के अंदर ही अगर उस खाने को रख दिया है तो उसकी वजह से क्या होता है कि किचन का या किसी भी कमरे में आपने रख दिया तो उसका टेम्परेचर तो हाई है, उसका टेम्परेचर अगर हाई है तो उस कमरे के अंदर या उस जगह पर रखा हुआ जो भी हमारा फूड आइटम्स है उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। अब अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, ध्यान देते चलना, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो वो खाना बना किससे है, ऑयल से। तो ऑयल क्या हो जाएगा, और ज़्यादा ढीला हो जाएगा। ढीले का मतलब कह सकते हो कि वो लेस विस्कस हो जाएगा, उतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहेगा, लेस विस्कस हो जाएगा। यानी कि अब उसके अंदर अब ऑयल क्या हो चुका है, अब ज़्यादा चिपचिपा हो चुका है, मतलब अच्छी तरीके से अब वो उस कैपेबल हो चुका है कि कोई भी गैस पार्टिकल आकर के अगर उससे अटैच होना चाहे तो वो ऑयल की प्रेजेंस में एक अधेसिव प्रॉपर्टी लेके आएगा। तो वो क्या करेगा, वो उसके साथ में वो उसे अटैच कर लेगा, ऑक्सीजन को ऑयल अपने साथ में ट्रैप कर लेगा और जोड़ किसके साथ लेगा, फूड आइटम्स के साथ में, क्योंकि ऑयल प्रेजेंट किस में है, फूड आइटम्स में। अगर ऑक्सीजन ऑयल से जुड़ेगा तो ऑयल किससे जुड़ा हुआ है, फूड आइटम से, तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन फूड आइटम से जुड़ गया है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को पता होगा जब कभी भी हम हमारा खाना समर में, गर्मियों के दिनों में जब हम ऐसे ही बिना फ्रीजर के अंदर रखे, बिना रेफ्रिजरेटर के अंदर रखे ऐसे ही भूल जाते हैं तो सुबह का खाना शाम तक खराब हो जाता है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बुस जाना कहते हैं। ठीक है, और या फिर हम अपनी साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं कि फूड आइटम्स गेट्स रैंसिड, यानी कि वो सड़ चुका है, बदबू आ रही है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। उसके जैसे कचौड़ी वगैरह बनाते हो आप लोग, तो जब आप उसे तोड़ते हो तो उसके अंदर तार से टूटने लगते हैं। वो क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वो रेंसिडिटी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि फूड आइटम्स क्या हो चुके हैं, रेंसिड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि फूड आइटम्स के अंदर ऑयल प्रेजेंट होता है और उस ऑयल का टेम्परेचर बढ़ जाता है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की वजह से, और वो ऑयल अब कैपेबल हो गया है कि कोई भी गैस जब इसके कॉन्टैक्ट में आएगी तो वो उसमें से ऑक्सीजन को अपने साथ में क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, उसे पकड़ लेगा, और जिसकी वजह से फूड ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, उसका स्मेल और उसका टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाएंगे। यही रेंसिडिटी की प्रॉपर्टी होती है। इसका कोई एडवांटेज नहीं है, ये एक डिसएडवांटेजियस ये क्या टर्म है रेंसिडिटी जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा सर, तो अगर हमें जैसे अपने फूड आइटम्स को रेंसिडिटी से बचाना हो तो सर हम क्या करेंगे? आप लोगों ने ध्यान दिया हो, इसीलिए जो हम खाना वगैरह बनाते हैं, हमारी घर में महिलाएं, माताएं, बहनें जो भी बनाती हैं खाना, वो क्या करती हैं, उसे रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना सुरक्षित समझती हैं। क्यों समझती हैं? दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग इसलिए लगाओ कि जब हम उसे रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है कि वो टेम्परेचर कंट्रोल करता है, यानी टेम्परेचर को डिक्रीज करके रखता है। और टेम्परेचर डिक्रीज रहेगा तो भले ही खाने के अंदर कितना भी ऑयल हो, ऑयल के अंदर ऑयल का टेम्परेचर डिक्रीज रहता है। ऑयल के जो पार्टिकल्स हैं, ऑयल के जो एटम्स हैं, वो उतने ज़्यादा एक्साइटेड लेवल में नहीं होते, उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, जिसकी वजह से वो किसी भी दूसरे गैसियस पार्टिकल के साथ में अटैच हो जाएं या उसको अपने साथ में अटैच कर लें। इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है रेफ्रिजरेटर, जिसकी वजह से हमारा खाना, जैसे आज का बनाया हुआ खाना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रीजर में खाना रख देते हैं और वो 2-2, 4-4 दिन तक खाना खाते हैं। क्यों? खाना तो नहीं चाहिए क्योंकि उसके अंदर का प्रोटीन चला जाता है, बट
फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि उसमें स्मेल नहीं आती। उसका रीज़न यही है, इसका रीज़न यही है क्योंकि उसका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। टेम्परेचर कंट्रोल होने की वजह से वो खाना क्या होता है, रेंसिड नहीं होता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ प्रॉपर्टी एक दूसरी भी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि जो भी आपने लेस का पैकेट देखा होगा या जो भी आपने फूड आइटम्स देखे होंगे जो कि पैकेट के अंदर पैक होकर के आते हैं, तो उसके अंदर गैस भरी रहती है। वो गैस कौन सी होती है बेटा, वो गैस होती है नाइट्रोजन और हीलियम का मिक्सचर। ध्यान देना, नाइट्रोजन एक लेस रिएक्टिव गैस है। मैंने ये नहीं कहा कि बहुत मोस्ट रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। जबकि हीलियम एक नॉन रिएक्टिव गैस है, क्योंकि ये नोबल गैस है, ये रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ में, इसीलिए इसको डाला जाता है। और ये लेस रिएक्टिव गैस है सर, ये तो हल्का फुल्का तो रिएक्ट कर सकती ना, तो फिर सर इसको क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि बेटा इसका टेम्परेचर क्या होता है, इसकी वजह से इसका टेम्परेचर डिक्रीज रहता है। मतलब किसी भी फूड आइटम्स में पैकेट में अगर हम खाना पैक कर रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन अगर फिल किया हुआ है, तो उसकी वजह से उस खाने का टेम्परेचर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की वजह से इंक्रीज नहीं होता है। हीलियम इसलिए मिलाते हैं ताकि नाइट्रोजन का जो भले ही लेस रिएक्टिव, बहुत लेस रिएक्टिव है, पर वो फिर भी नाइट्रोजन उसके साथ में रिएक्ट थोड़ा सा और धीमे करे। और दूसरी बात ये है कि हीलियम को इसलिए भी इसके अंदर फिल किया जाता है ताकि, क्योंकि हीलियम तो नॉन रिएक्टिव गैस है। जब एक कमरे के अंदर मैंने 100 लोगों को भर दिया है, उसके अंदर 101वें इंसान की एंट्री अगर उसमें नहीं हो सकती है, जब पहले से ही 100 लोग घुसे हुए हैं तो 101वां इंसान नहीं आएगा ना। तो पैकेट के अंदर जब मैंने पहले से ही हीलियम गैस और नाइट्रोजन गैस का एक मिक्सचर फिल किया हुआ है, तो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से कोई भी एयर उस पैकेट के अंदर एंटर नहीं करेगी। इसीलिए जो फूड पैकेट्स होते हैं उसको सील कर दिया जाता है ऊपर से, और अंदर ये गैस भरी रहती है। नॉन रिएक्टिव गैस विद टेम्परेचर मेंटेन गैस, यानी कि इसका टेम्परेचर बहुत डिक्रीज होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और ये नॉन रिएक्टिव गैस का एक मिक्सचर रहता है, जिसकी वजह से जो फूड आइटम्स होते हैं वो कम से कम 4 से 5 या 6 महीने तक मार्केट में बिकते हैं। नाइट्रोजन गैस इसीलिए भरी जाती है क्योंकि आप शॉप्स के अंदर तो रेफ्रिजरेटर के अंदर उस चीज़ को रख सकते हैं, पर सारी चीज़ों को रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं रख सकते। या फिर जब आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो उसके लिए आपको टेम्परेचर मेंटेनिंग डिवाइसेस नहीं होती। कि जैसे मान लीजिए लेस का पैकेट है, चिप्स का पैकेट है, अब मैं अगर यहाँ से लेकर के अगर मैं किसी दूसरी लोकेशन पर बहुत सारा फूड आइटम्स अगर भेज रहा हूँ, तो उसमें क्या मैं फ्रीजर में रख के भेजूँगा क्या? ट्रक्स वगैरह में या उसके ट्रांसपोर्ट के लिए मैं किसी में भेजूँगा तो उसमें फ्रीजर थोड़ी लगाऊंगा। तो उसके लिए एक नेचुरल एक फ्रीजर की जैसा काम करता है, फ्रीजिंग गैस है ये नाइट्रोजन गैस, इसलिए इसके अंदर इसको रखते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं कि रेंसिडिटी क्या होता है और रेंसिडिटी को हम किस प्रकार से कौन सी गैस वगैरह का यूज़ करके अपने फूड आइटम्स को रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल जितना भी कंटेंट है वो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट करा दिया है। इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, कुछ बुक्स के बीच में बुक एक्सरसाइज के जो बीच के क्वेश्चंस हैं वो रह गए हैं, तो उनके लिए मैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को वो सारी चीज़ें भी करा दूंगा। आपको कंटेंट कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, कमेंट करें, और देव कोचिंग क्लासेस से इसी प्रकार से जुड़े रहें। आपको और नया बेहतर एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।